बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स का मतलब है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी चीज़ के बारे में, बहुत उसको सीरियस ले जाते हैं, इस डिसऑर्डर्स में वो वाले लोग आते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। इसके आगे से दो मेजर सब टाइप्स हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और होर्डिंग डिसऑर्डर। ठीक है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या करते हैं कि वो अपनी बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा, यानी कि अपनी अपेयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, जबकि होर्डिंग डिसऑर्डर में उनको चीज़ों को कलेक्ट करके रखने की जो होती है ना आदत होती है बहुत ज़्यादा। अगर वो इन चीज़ों को कलेक्ट नहीं करते तो वो उन्हें बेचैनी महसूस होती है। इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दो मेन चीज़ों की बात करते हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शंस। ऑब्सेशन का मतलब है कि आपको बार बार, इंट्रूसिव का मतलब इंटरनल, और रिकरिंग थॉट्स का मतलब कि ऐसे ख्याल जो आपको बार बार आएँ, ऐसी तस्वीरें, इमेजेस, आपको बार बार कोई तस्वीर नज़र आए। ठीक है, और इम्पल्सिव डेट आर परसिस्टेंट एंड अनकंट्रोलेबल, यानी कि ऐसे ख्याल आपको आए कि जो हमेशा रहे। परसिस्टेंट का मतलब है हमेशा रहे और उनको आप कंट्रोल भी ना कर सको, यानी कि आप उन ख्यालात को रोक भी ना सको। वो ख्याल दैट यूजली अपीयर इरेशनल टू द पर्सन यानी एक्सपीरियंसिंग दैम, यानी कि जो बंदा उस सिचुएशन से गुजर आए, यानी कि जैसे कि मैं उन ख्यालात को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, हालांकि वो मेरे लिए गैर माकूल हैं, यानी इरेशनल का मतलब होता है गैर माकूल हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन ख्यालात को रोक नहीं पा रही। दीज आर कॉल्ड ऑब्सेशन। लेकिन ऑब्सेशन तो ठीक है, मुझे आ रहे हैं, लेकिन जब मैं उन पर एक्ट करना स्टार्ट कर दूँगी, ऑब्सेशन हर किसी को किसी ना किसी सिचुएशंस में आते ही रहते हैं, लेकिन जब जो लोग ऑब्सेशंस को सीरियस लेके उन पर एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड कंपल्शन। ऑब्सेशन में सिर्फ आपको बार बार वो थॉट्स, इमेजेस, पिक्चर्स नज़र आएंगी, लेकिन जब आप उन पर एक्ट करना शुरू कर दोगे वो कंपल्शन कहलाएगा। कंपल्शन आर रिपीटिटिव के बार बार हम वो कर रहे हैं, उन्हीं बिहेवियर्स को बार बार रिपीट करते हैं या उन्हीं मेंटल एक्ट्स को परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारी एनजाइटी लेवल जो होती है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, या फिर हमें क्लैमिटी चाहिए होती है। क्लैमिटी का मतलब है कि हमें सुकून चाहिए, कि ये ख्याल हमें बार बार ना आए, फ्रॉम अकरिंग, के ये ख्याल बार बार हमें ना आए। उससे हम छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, उन उन बिहेवियर्स पे या उन ऑब्सेशंस पे एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिन ऑब्सेशंस पे हम एक्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपल्शंस। तो मेजर डिफरेंस ऑब्सेशन और कंपल्शन में ये है कि ऑब्सेशन का मतलब है आप सोच रहे हो उन चीज़ों के बारे में बार बार, ठीक है, लेकिन जब आप उन पर अमल करना शुरू कर दो, मिसाल के तौर पर अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं, तो ये एक ऑब्सेशन है। आप 10 to 20 टाइम्स अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं, तो ये एक ऑब्सेशन है आपको। लेकिन जब तक आप ये सोच रहे हो कि मेरे हाथ गंदे हैं, ये ऑब्सेशन रहेगा, लेकिन जब आप हाथ धोना स्टार्ट कर दोगे बार बार, तो वो कंपल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स कौन से हैं कंपल्शंस के, जैसे कि परसुइंग क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस, यानी कि बार बार आप हर मौके पर बार बार सफाई कर रहे हो, चीज़ों को अरेंज करके रख रहे हो, ठीक है, वो अरेंज में पड़ी हैं तब भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे। या बार बार आप अपने किसी बॉडी पार्ट को टच कर रहे हो, काउंट कर रहे हो कि ऐसे लग रहा है आपको कि आपका कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है। ठीक है, या समटाइम आप ऐसा करते हो कि इन एक्ट्स को बार बार परफॉर्म करते हो, जैसे 7 से 8 मरतबा आप लोग जाते हो कि देखने के लिए कि लाइट्स बंद हैं, मतलब कि आप देख भी आते हो 7 से 8 मरतबा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा होता है कि शायद कोई लाइट ऑन रह गई है मेरे से, या कोई चूल्हा चला रह गया आपसे, या फिर नलके खुले रह गए हैं। ठीक है, फोसेट्स टैप्स को कहते हैं नलकों को, या विंडोज़ खुली रह गई हैं, कोई दरवाजे सही तरह से लॉक नहीं हुआ, ये सारे कंपल्शंस हैं, ये एक्ट्स कर रहे हैं आप इसमें। ठीक है, ये इसमें कोई भी चीज़ ऑब्सेशन नहीं है, लेकिन पहले ऑब्सेशन आएगी, आपको ख्याल आएगा तो आप उस पर एक्ट करोगे, तो दिस इज़ कॉल्ड कंपल्शन। जब एक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो वो कंपल्शन कहलाएगी। नेक्स्ट है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ये ओसीडी की सब टाइप है। ठीक है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का मतलब है कि अपनी बॉडी की जो फॉर्म है ना, अपेयरेंस है आपकी बॉडी की, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, आर प्रीऑक्युपाइड विद एन इमेजिन एंड एग्जैगरेटेड डिफेक्ट इन देयर अपीयरेंस। एग्जैगरेटेड का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी जो ज़ाहरी हालत है ना उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप जो दूसरे लोगों को अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे, आप खुद को गंदा महसूस कर रहे हो कि मैं गंदी नज़र आती हूँ दूसरों को, अगली मेरी अपेयरेंस है, मैं अच्छी नहीं लगती, प्यारी नहीं लगती। इवन आपको ये लगता है कि आप दूसरों को मॉन्स्ट्रस नज़र आ रही है, जैसे कोई मॉन्स्टर होता है। ठीक है, वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादातर किन चीज़ों पे फोकस करती हैं, अपनी स्किन पे, अपनी हिप्स पे, ब्रेस्ट और लेग्स पे, जबकि मैन ज़्यादातर फोकस करते हैं कि उनकी हाइट छोटी है
उनका पेनिस साइज़ या उनकी बॉडी पे जो हेयर्स हैं वो लार्ज होने चाहिए, तो वो स्मॉल क्यों है, ठीक है। मैन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। समटाइम मेंस इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ मेंस हैं जो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनकी मसल्स अच्छे नहीं है, उनकी बॉडी अच्छी नहीं है, बॉडी शेप अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्टली नहीं करते। सम मैन यानी कि कुछ आदमी करते हैं। एवरेज अगर हम देखें तो जिन लोगों को बीडीडी होता है ना, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, वो 3 से 8 घंटे बार बार अपनी जिस्म के को देखते रहते हैं शीशे में, या अगर उनको फेस का है तो फेस को बार बार शीशे में देखते रहते हैं। ये भी एक कंपल्सिव बिहेवियर है, क्योंकि आप एक्ट कर रहे हो, बार बार जाकर शीशे में खुद को देख रहे हो, अपनी पेरेंट्स को चेक कर रहे हो, अपनी पेरेंट्स को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप दूसरों से आस्किंग अदर्स फॉर रीअश्योरेंस, यानी कि आप चाहते हो कि दूसरे आपको रीअश्योरेंस का मतलब है कि आपको ये यकीन दहानी कराएं, ये आपको अप्रिशिएट करें कि आप प्यारे हो, ठीक है, आपकी पेरेंट्स के बारे में वो कोई तारीफ़ करें, या फिर आप कोई ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हो जिससे आप अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सको। कॉन्फ्लेक्स्ड डिसलाइक बॉडी एरियाज़ का मतलब है, कॉन्फ्लेक्स का मतलब है कि आप अपनी जिन बॉडी एरियाज़ आपको पसंद नहीं है, आप उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि अगर आप बहुत थिन हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो आप कोई ऐसे कपड़े पहनो जिसमें आप हेल्दी लगो, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर हेल्दी हो तो आप एक्सरसाइजिंग करो ताकि आप पतले हो सकें। अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो आप कोई टैनिंग करवाएं, अपने डार्क सर्कल रिमूव करवाएं, या मेकअप अप्लाई करें ताकि आप अच्छे लग सकें। जब भी आप अपने किसी बॉडी एरिया जो आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप बीडीडी में चले गए हो। बट बहुत ज़्यादा घंटे अगर आप अपनी पेरेंट्स को चेक करने पे गुजार रहे हो ना, तो सम ट्राई टू अवॉइड बीइंग रिमाइंडेड ऑफ देयर परसीव फ्लॉ बाय अवॉइडिंग मिरर्स, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस और ब्राइट लाइट्स। उसने कहा कुछ लोग ऐसे भी कोशिश करते हैं कि वो शीशे देखने से घबराते हैं, वो शीशा ही नहीं देखते, ना किसी ब्राइट लाइट में जाते हैं किसी के सामने, यानी कि सूरज की रोशनी में भी बाहर किसी के सामने नहीं निकलते कि हम बुरे लगते हैं, हम प्यारे नहीं लगते, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल डायग्राम के साथ रिलेट की है। देखें, वो थिन है लड़की, बहुत ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट है, लेकिन वो खुद को शीशे में मोटा समझ रही है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, ठीक है। इस तरह जो बीडीडी के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको अपना आप इस तरह का नज़र आता है। जैसे अगर वो बहुत प्यारे भी हैं ना, तो उनको शीशे में ऐसे लगेगा कि मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ, मैं प्यारा नहीं। जिन लोगों को बीडीडी होता है ना, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, उनमें बहुत हाई लेवल की शेम पाई जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, ये सारे सिम्टम उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। वो लोग दूसरों से सोशली रिलेशनशिप बनाने में भी बहुत अवॉइड करते हैं, यानी कि दूसरों से कॉन्टैक्ट भी नहीं करते। उन्हें ऐसे लगता है कि अगर वो किसी के साथ मिले जुलेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो उसको इवेल्यूएट करेंगे, इवेल्यूएट फॉर देयर अपीयरेंस, यानी कि उसकी जो ज़ाहिरी हालत है ना, जैसा वो दिखाई दे रहा है, उसकी खूबसूरती के बारे में या उसकी बॉडी के बारे में कोई इवेल्यूएशन करेंगे, उससे मैनिपुलेट करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। ये जो फियर्स है ना, उसको इतना ज़्यादा घेर लेते हैं, ओवरवेल्म्ड कर देते हैं कि वो इंसान जो होता है घर में ही बाउंड होकर रह जाता है, घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करता। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर ज़्यादातर वुमेंस में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन, और ये लेट एडोलसेंस में स्टार्ट होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इसकी यानी कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जिन लोगों में होता है ना, उसके साथ अगर उन लोगों को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है तो इसके उनको डिप्रेशन भी हो सकता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, ओसीडी भी हो सकता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी हो सकता है, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। यानी बीडीडी जो है उसके साथ कुछ और डिसऑर्डर्स भी रिलेट करते हैं। फिर लोग इससे क्या करते हैं कि इससे बचने के लिए लोग ज़्यादातर सर्जरीज करवाते हैं, कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लगवाते हैं कि वो अपने उस डिफेक्ट को ख़त्म कर लें, ठीक है। जब वो ये सर्जरीज वगैरह करवाते हैं तो उसको लगता है कि अब वो और ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। इस तरह के बिहेवियर जो होते हैं इसकी डेली फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा मदाखलत पैदा करते हैं। वो रोज़मर्रा के अपनी ज़िंदगी के काम भी सही तरह से नहीं कर पाता और हर वक्त बेचैन रहता है, परेशानी का शिकार रहता है। नेक्स्ट है होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग के नेम से ही समझ आ रही है कि चीज़ों को जमा करके रखना। जैसे कलेक्टिंग, आप कहते हैं कि ये चीज़ कलेक्ट करना मेरी फेवरेट हॉबी है। बहुत से लोगों की हॉबीज़ होती हैं कि चीज़ों को कलेक्ट करके रखना, लेकिन जो होर्डिंग डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं ना, इनको सिर्फ इकट्ठी करनी इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला होता है। यानी कि वो ऐसी चीज़ें भी इकट्ठी कर रहे होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई पोटेंशियल वैल्यू इस चीज़ की नहीं होती, लेकिन वो फिर भी इसको इकट्ठा कर रहे होते हैं। जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, कोई टूल्स इकट्ठी करना, कोई एंटीक्स, ठीक है, कोई ओल्ड कंटेनर्स, बोतल के कैप, सैंडविच के रैपर्स। देखो इन चीज़ों की कोई वर्थ नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को बहुत इकट्ठा कर के रखते हैं।
जो होर्डिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पोजेस्ड होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते, यानी कि ये चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हम फिर भी इनको इकट्ठा करते हैं और हम इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सक रहे, यानी कि हमसे नहीं हो रहा है कि हम इस चीज़ को छोड़ दें। 1/3 ऑफ द पीपल जिनको होर्डिंग डिसऑर्डर है, वो ज़्यादातर जो है वुमेंस में होता है देन मैन। और ये मैन वुमेंस होती हैं और मैन दोनों ये एनिमल होर्डिंग में बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं, यानी कि एनिमल्स का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। इनको ऐसे लगता है कि जिन एनिमल्स को ये होर्डिंग यानी कि जमा करके रख रहे हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि वो एनिमल के रेस्क्यूअर्स हैं, यानी कि वो खुद को ये विटनेस कर रहे होते हैं कि हम तो इन एनिमल्स की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इनको इनके हम हाफिज़ हैं। वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको प्रॉपर केयर, शेल्टर, जगह, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। होर्डिंग डिसऑर्डर ज़्यादातर चाइल्डहुड में या अर्ली एडोलसेंस में डेवलप होता है और इसकी भी कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ ये किस तरह कौन कौन से डिसऑर्डर के साथ ये अक्कर कर सकता है मिलकर, ठीक है। जैसे कि जिनको होर्डिंग डिसऑर्डर है उनको डिप्रेशन भी हो सकता है, जीएडी भी हो सकता है, सोशल फोबिया भी हो सकता है, ठीक है। और होर्डिंग डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं इनको शिज़ोफ्रेनिया और डिमेंशिया भी हो सकता है, ये दो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ क्या कहती हैं, इन तीनों डिसऑर्डर्स की, ओसीडी, बीडीडी और होर्डिंग डिसऑर्डर की, तीनों की ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ ये कहती हैं कि 3 हमारे ब्रेन के एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हाईली एक्टिव हो जाते हैं उन पेशेंट्स में जिनको ओसीडी, बीडीडी और होर्डिंग डिसऑर्डर होता है। सबसे पहला है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, एक कॉर्डेट न्यूक्लियस है, और तीसरा है एंटीरियर सिंगुलेट। जो लोग ओसीडी जिनको होता है उनमें ये तीनों रीजन्स होते हैं वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जो बीडीडी होते हैं के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें सिर्फ ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स और कोआर्डिनेट न्यूक्लियस ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाता है, एंटीरियर सिंगुलेट इनमें नहीं हाईली एक्टिव होता। वो होर्डिंग और ओसीडी में तीनों जो ब्रेन एरियाज होते हैं वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इनकी एटियोलॉजी तीनों डिसऑर्डर्स की। कोग्निटिव बिहेवियरल मॉडल्स क्या कहते हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल का मतलब आपको पता है कि कोग्निशन हमारे थॉट से रिलेट करती है और थॉट हमारे बिहेवियर्स पे अफेक्ट करता है। तो कोग्निटिव बिहेवियरल मॉडल्स ये कहते हैं, इन्होंने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं कंपल्शंस और ऑब्सेशंस की, ठीक है। बिहेवियरल मॉडल्स ये कहते हैं कि जो हमारी कंपल्शंस होती हैं ना, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे होती है। वो कहते हैं कि क्योंकि कंपल्शन, हम इसलिए कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं क्योंकि हम इन्फोर्स्ड हो जाते हैं। क्योंकि देखो ना, जब हमें कोई चीज़ की परेशानी होती है, ऑब्सेशन होता है, देखो अब मैं कहती हूँ कि मेरे हाथ गंदे हैं, मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे बार बार ख्याल आ रहा है। जब मैंने हाथ धोए, ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी एनजाइटी कम हुई, ठीक है। लेकिन 2 मिनट बाद फिर मेरा एनजाइटी लेवल हाई हो गया, मैंने फिर से, मुझे वही लगा और मैंने फिर से हाथ धोए। जितनी मरतबा मैं हाथ धोऊंगी मेरी थोड़ी सी एनजाइटी जो है वो कम होती है। इसका क्या मतलब है कि मेरा वो बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर रिइंफोर्स्ड हो गया है, ठीक है। कंपल्सिव हैंड वॉशिंग वुड प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द एंजाइटी एसोसिएटेड विद ऑब्सेशन अबाउट जर्म्स। उसने कहा कि कंपल्सिवली जब मैं बार बार अपने हैंड को वॉश करूँगी तो ये मुझे फौरी तौर पे मेरी जो एंजाइटी है, जो मुझे बार बार बेचैनी हो रही है, उससे थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मुझे जर्म से ऑब्सेशन है, ठीक है। यानी कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं। इसी तरह स्टोव, यानी कि अगर मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि चूल्हा चल रहा है, कहीं मेरे घर में आग ना लग जाए, मैं बार बार जाके चूल्हा देख रही हूँ कि वो बंद है या नहीं, दिस इज़ आल्सो एन कंपल्सिव एक्ट, ठीक है। ऑब्सेशन मुझे ये था कि मैं बार बार सोच रही हूँ कि चूल्हा बंद मैंने किया था या नहीं, और अगर मैं बार बार जाकर उठ के चूल्हा देख रही हूँ कि वो बंद है या नहीं, तो दिस इज़ कॉल्ड कंपल्शन। एक और थेरी है जिसे हम मिसट्रस्ट थेरी कहा जाता है। मिसट्रस्ट थेरी का मतलब है कि ये ओसीडी के जो पेशेंट्स होते हैं, ये अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इनको अब बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अपनी मेमोरीज पे। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी मेमोरी अच्छी नहीं है, ये चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। ये अपनी मेमोरीज पे ट्रस्ट नहीं करते। एक और मॉडल है जिसने सेशंस पे बात की है, वो है थॉट सप्रेशन। थॉट सप्रेशन का मतलब होता है कि ये जो लोग होते हैं ओसीडी के, ये अपने थॉट्स को दबा नहीं सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, जितना ये अपने थॉट्स को दबाते हैं ना, उतनी ज़्यादा सिचुएशन जो होती है ख़तरनाक से ख़तरनाक होती चली जाती है, ठीक है। यानी कि उनका ओसीडी का लेवल और ज़्यादा बढ़ता जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी भी अब इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। वो अपनी डीप फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है। कोग्निटिव मॉडल्स जो बीडीडी के हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के, वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं। ऊपर हमने ओसीडी के पढ़े हैं,
ओसीडी के बिहेवियरल मॉडल पढ़े, आप कोग्निटिव मॉडल हमने पढ़ने हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के। ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उसने कहा कि इसमें हम ये देखते हैं कि एक इंसान को ये जब ये सिंड्रोम होता है वो किस तरह से अपनी बॉडी के बारे में सोचता है, ठीक है, किस तरह से वो अपने फिजिकल फीचर्स को देखता है और प्रोसेस करता है, ठीक है। उसने कहा कि जो जिन लोगों को बीडीडी होता है ना, वो अपने फिजिकल फीचर्स के बारे में अच्छा नहीं सोचते, उन्हें लगता है कि उनके फिजिकल फीचर डिस्टोर्टेड हैं, ख़राब हैं, तबाह बर्बाद हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं नज़र आते, उनकी फेशियल सिमेट्री अच्छी नहीं है। जबकि जिन लोगों को बीडीडी नहीं होता वो अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पे इतना ज़्यादा नेगेटिवली या कमेंट नहीं करते, ठीक है। थर्ड है कोग्निटिव बिहेवियरल मॉडल होर्डिंग डिसऑर्डर का। इसमें उसने कहा जिन लोगों को होर्डिंग डिसऑर्डर होता है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ बहुत पुअर होती हैं, वो बहुत ऐसे फजूल से वहम रखते हैं, तो हम परस्ती की तरफ चले जाते हैं कि ये चीज़ अगर मेरे पास नहीं होगी तो कुछ बुरा आ जाएगा, ये वो। एंड अवॉइडेंस बिहेवियर, यानी कि हर सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और यानी कि वो अच्छी तरह से अपने घर को भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, कोई भी डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह से नहीं कर सकते। किसी भी सिचुएशन में अगर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है तो वो उस चीज़ को सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। मेडिकेशंस आ जाती हैं ओसीडी को ट्रीट करने के लिए। सीरोटिनिन रेप्यूटेक इनहिबिटर एसआरआईज, ये बहुत कॉमनली यूज़ मेडिकेशन है जो ओसीडी के लिए और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर यानी कि बीडीडी और होर्डिंग के लिए यूज़ होती है। एसआरआईज जो हैं इनको एंटी डिप्रेसेंट इनिशियली एज ए एंटी डिप्रेसेंट ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे या डेवलप करवाए गए थे, जिनको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिकेशंस या एंटी डिप्रेसेंट समझा जाता था ओसीडी और बीडीडी के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। मोस्ट कॉमनली एसआरआई कौन सी ओसीडी के लिए, क्लोमिप्रामाइन, ठीक है। बहुत सी स्टडीज़ ने ये इंडिकेट किया कि होर्डिंग सिम्टम जो है वो मेडिकेशन ट्रीटमेंट से बहुत कम रिकवर होते हैं दैन ओसीडी सिम्टम, यानी कि ओसीडी के लिए हमें मेडिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, होर्डिंग डिसऑर्डर में हमें मेडिकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें हम थेरेपी से भी रिकवर करवा सकते हैं ज़्यादातर। एक फाइंडिंग ये सजेस्ट करते हैं कि जिन लोगों को होर्डिंग डिसऑर्डर होता है ना, वो एसएसआरआई जो हैं एसएसआरआईज होती हैं सिलेक्टिव सीरोटिनिन रेप्यूटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। उसमें पैरोएक्सीटीन पैक्सिल है जो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है ओसीडी के पेशेंट्स के साथ एज़ कम्पेयर टू क्लोमिप्रामाइन। साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ क्या है ओसीडी, बीडीडी और होर्डिंग डिसऑर्डर के लिए? इन तीनों के लिए एक थेरेपी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, वो है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर का मतलब है कि किसी चीज़ से आपका इनकाउंटर करवाना, और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब है कि जो उसके बदले में आप रिस्पॉन्स दोगे ना उसको मैंने ख़त्म करवाना है। प्रिवेंशन का मतलब ख़त्म। उसने कहा ओसीडी के जो सफ़रर्स हैं उनके अंदर एक ही मैजिकल बिलीफ होता है कि जब तक वो मैजिकल बिलीफ का मतलब है कि वो ये सोचते हैं कि जब तक हम ये बिहेवियर नहीं ना करेंगे हम इस बुरी चीज़ को होने से नहीं रोक सकते। ऑफुल थिंग्स का मतलब होता है बुरी चीज़ें, हैपनिंग के होना, किसी चीज़ का अक्कर होना, उसको ये नहीं रोक सकते। तो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कंपोनेंट यानी कि ईआरपी थेरेपी में मैंने उनको उन सिचुएशन से एक्सपोज करना है जिससे उनका वो बिहेवियर जो कंपल्सिव एक्ट है वो उनको, यानी कि ऑब्सेशन एक्ट जो है उनका आए, लेकिन उन्होंने इसको कंट्रोल करना है। यानी कि मैं उनके हाथ जो हैं गंदी डिशेस में लगवाऊँ और उसको मैं हाथ धोने से मना करूँ, ठीक है। यानी कि मैंने उसे बार बार गंदी चीज़ों पे हाथ लगवाने हैं, उसको उस सिचुएशन से एक्सपोज करवाना है, इनकाउंटर करवाना है, लेकिन उसको हाथ धोने से मना करना है, उस रिस्पॉन्स को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। इसी तरह उसने कहा बीडीडी के सिम्टम्स में भी हम ईआरपी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि उसको उन एक्टिविटीज़ से जो उसके लिए बहुत ज़्यादा खौफज़दा सरगर्मियाँ हैं जो वो नहीं करना चाहता, हमने उससे उसको एक्सपोज करवाना है, ठीक है। यानी कि उसका उनका उन चीज़ों से उसका एक्सपोजर करवाना है जिससे लगता है ना कि इन लोगों से अगर मैं इंटरेक्ट करूँगा, मिलूँ जुलूँगा, तो वो ये लोग मेरी लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। मिसाल के तौर पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो उन लोगों से हमने उनका इंटरेक्शन करवाना है जिनसे वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है, और उन एक्टिविटीज़ में उसको लेके जाना है और उसको रीअश्योर करना है कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में दूसरों की राय पे ना जाए, वो अपने आप को खुद अपने पेरेंट्स को जो है वो एश्योर करे। दूसरों की रीअश्योरेंस उसके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और वो हर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करे, मिरर में खुद को देखे, कोई भी ऐसी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस जहाँ पे उसको उसका अपना अक्स नज़र आए वो अपने अक्स को देखकर घबराए नहीं बल्कि उससे खुश हो। ये चीज़ें हमने इसके अंदर पैदा करनी है। होर्डिंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी ईआरपी बहुत ज़्यादा अच्छी थेरेपी कंसिडर की जाती है,
क्योंकि जो होर्डिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं ये जो हैं इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बोतल के कैप से इकट्ठे नहीं करूँगा वो इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते। उनको लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगे, उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तो हमने उनको उन एक्टिविटीज़ में इंगेज करना है और उनको उन चीज़ों को काउंट करने या इकट्ठा करने से हमने उन्हें रोकना है और उनकी एग्जाइटी लेवल को कम करने की कोशिश करनी है। Thanks. Or for further details, you can consult a book by Gerald Damison and Johnny, 12th edition. Any queries you can ask me in the comment section. Thanks.